हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मूडी मेथड में आपको मैं बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के बाद हम किस प्रकार से ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को गेन करते हैं। इससे पहले की वीडियो में जो पहले वीडियो था उसमें हमने वैम मेथड से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट की और फिर हमने उसकी ऑप्टिमलिटी चेक की। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं नॉन डीजेनरेसी की कंडीशन कि m+n-1 इक्वल टू होना चाहिए ऑक्युपाइड सेल। अगर वो बराबर है तो हमारी नॉन डीजेनरेसी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑप्टिमम सोल्यूशन प्राप्त हो जाने की संभावना है। साथ ही साथ इससे ये भी क्लियर होता है कि ये जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं दीज आर इंडिपेंडेंट पोजीशंस, एलोकेशंस आर ऑन इंडिपेंडेंट पोजीशन। फिर हम जितने भी अनऑक्युपाइड सेल होते हैं उनके लिए हम CIJ निकाल लेते हैं और उसके लिए हमने बताया कि हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन किस रो या कॉलम है, उसमें हम अपनी तरफ से आर्बिट्री वैल्यू लिख देते हैं। आर्बिट्री वैल्यू हमने यहाँ V की लिखी 0 और इसकी मदद से हम ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं इनसे मतलब नहीं, हमें ये रेड में जो लिखे हुए हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चंस में आते हैं उनसे मतलब। तो ये हमारा CIJ कहलाता है 20 और ये है 0। 0 कौन है? इसकी वैल्यू। तो आप देख रहे हैं UI + 0 = CIJ। तो इसकी मदद से हमने ये निकाला। फिर आप ये देखिए इस तरह से जाएंगे तो इसकी मदद से ये निकल आएगा। फिर 20 और 8 की मदद से VJ निकलेगा। तो ये एक तरह का क्रॉस सेक्शनल है। इसको आप 2-3 बार देखेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। जब हमने ये UI एंड VJ वी हैव कैलकुलेटेड, देन वी नीड टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है DIJ = CIJ - UI + VJ। इसको कैलकुलेट करते हैं जो अनऑक्युपाइड सेल होती हैं। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए ये है तो ये आपका हमेशा CIJ कहलाएगा। CIJ माइनस ब्रैकेट में -12 और ये ब्रैकेट में -12 और फिर प्लस का 20, क्योंकि VJ ये है और UI ये है। अभी जैसे मान लेते हैं हम इस 30 के लिए बात करें, हमेशा किसके लिए निकालेंगे? ध्यान रखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके लिए निकलती है जिसमें आपने लोकेशन नहीं किया है। तो 30 माइनस ब्रैकेट में -12 और प्लस 10। जैसे हम इसको लिखते हैं 50 ब्रैकेट में -20 प्लस 10। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा आ गया मूडी मेथड से कैलकुलेटेड नॉन ऑक्युपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें ये माइनस है। माइनस वैल्यू ये बताती है कि अगर आप D22 मतलब ये D22 ये सेल, अगर इस सेल में आप 1 यूनिट दोगे तो ओवरऑल 18 रुपीज़ आपका कम हो जाएगा। ये चीज़ बता रही। अब हमने एक और टेबल बनाई, इसमें एज इट इज़ सारी चीज़ें हमने लिख दी। जो ऑक्युपाइड सेल थे वैसे के वैसे लिखे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आगे करना है आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि -81 किस सेल से बिलोंग करता है, वो ये वाला सेल है। तो आप यहाँ लिख देंगे -18। इस तरह से आप लिख दीजिए। सब लिखने का तरीका है, आपको लिखना पड़ेगा। जहां से आप शुरू करेंगे उसे आप प्लस देंगे, वहां प्लस साइन लगाएंगे। ये माइनस हमने इस सेल को क्यों चुना? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी। अगर 2 नेगेटिव वैल्यू होती तो हम सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चुनते। तो ये प्लस हमने चुना। अब यहां से आप चलना शुरू करेंगे। अब चलने के लिए जरूरी ये है कि आप टर्न जब भी लें, चलने के लिए आप अनऑक्युपाइड सेल को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन टर्न लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑक्युपाइड सेल होना चाहिए, मतलब जहां पर आपने एलोकेशन किया हो। तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो हम इधर जाते हैं, पीछे नहीं जा सकते। हम ये गए ये क्रॉस किया, क्योंकि इधर तो मुड़ नहीं सकते थे, इसलिए आगे गए यहाँ पहुंचे। तो हम यहाँ पर इस तरह से आगे मूव करते हैं। ये आए और यहाँ पर ये प्लस है, ये आपका माइनस हो गया। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे? टर्न ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जा नहीं सकते, ऊपर टर्न ले सकते हैं। ऊपर टर्न तो ले लेंगे, लेकिन जहां से चलना है वहीं पहुंचना है आपको। तो ये ऊपर टर्न लोगे तो फिर यहां से यहां होगे, आगे आके फंस जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते। तो हमें शुरुआत तो यहां से करनी है, लेकिन हमें ऑक्युपाइड सेल को क्रॉस करते हुए उसी सेल से टर्न लेते हुए फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच। तो आप देखिए ये यहाँ पे हमने चला, फिर ये नीचे की ओर आ जाएगा और इसमें हम प्लस का साइन लगा। क्रम से आपको कॉर्नर पर लगाना है साइन, बीच में नहीं। जहां शुरू करोगे वो प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर हम ये टर्न लेंगे और ये फिर हो गया आपका माइनस, और फिर यहाँ से हम टर्न लेंगे तो ये तो आपका प्लस हो गया। तो इस तरह से हमारा ये लूप कंप्लीट हो गया। अब देखिए जिधर यहाँ प्लस लगा है, ये माइनस लगा है, ये प्लस है, ये माइनस। अब आप इसमें ये ऑब्जर्व करिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है एलोकेशन में। तो 7 नहीं है, 10 नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, वो है 2। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। तो 2 में देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 माइनस यहाँ कर दिया जाएगा, यहाँ भी 2 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं एलोकेशन है, इसलिए यहाँ पर 2 यूनिट एलोकेट कर देंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी 10 यूनिट था, तो उसमें हम 2 ऐड करके 12 यूनिट यहाँ भी हम एलोकेट कर देंगे। बात समझ में आई? फिर से मैं समझाता हूँ। माइनस ये बता रहा है कि यहाँ से आप एलोकेशन शुरू करिए, जर्नी शुरू करिए, और जर्नी शुरू करने के बाद फिर आपको उसी पॉइंट पर जहाँ से जर्नी शुरू करेंगे वहाँ प्लस साइन लगाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ऑक्युपाइड सेल आपको मिलेगा वहाँ पर आप माइनस साइन लगा दें। हम यहाँ लगा सकते थे, लेकिन उसके बाद हम फंस जाते कि अब हम जाएं कहाँ। तो यहाँ पर हमने ये किया, फिर यहाँ से लेफ्ट या राइट इधर जाते तो हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमें उस पॉइंट तक पहुँचना है जिस पॉइंट से हम चले। अब उसके बाद हमने नीचे डाइवर्ट किया, यहाँ माइनस था, ये प्लस लगाया, फिर यहाँ से हम मुड़ सकते हैं, सीधे जा नहीं सकते, यहाँ से टर्न लिया तो ये आ गया, और फिर यहाँ से हमने टर्न लेके अपनी हम ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। तो एक प्लस सिक्वेंशियल में चलता है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट लीस्ट एलोकेशंस। सबसे इस लूप में सबसे छोटा एलोकेशन कौन सा? वो है 2 है सबसे। तो 2 माइनस है तो वो वहाँ घटा देंगे, और जहाँ जहाँ माइनस का साइन होगा वहाँ वो घटेगा, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वो ऐड होगा। तो यहाँ 10 का +2 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए ये पूरा का पूरा डेटा हम एक नई शीट पे फिर से लिखते हैं और इसको समझते हैं ये कैसे किया गया। तो देखिए फिर हमने वही चीज़ लिखी, 19, 70, 40 और ये हो गया 5। फिर आ जाएगा आपका 30, 38, ठीक है, ये 8 हो गया आपका। फिर ये 50, ये 40, ये 70 और ये 7 हो गया। फिर ये आपका 10, ये 60, ये 20 और ये 14 हो गया। सप्लाई आप जानते हैं 7, 9, 18 एंड 34। अब आपको यहाँ ये देखना है कि पहले से कहाँ कहाँ पर, अब जो मॉडिफाइड एलोकेशन हुआ वो देखते। तो आपने यहाँ पे तो पहले से 5 था, कोई चिंता वाली बात नहीं, पहले से जो पहले से थे उनको वैसे रखने देने। जैसे मैंने पहले से ही रेड मार्क कर रखा है, तो ये यहाँ पर 2 था पहले से यहाँ पर 7 था। अब देखिए 2 तो हमने लिख दिए, 2 लिख दिए, 4 इस कैटेगरी में आ रहे। देखिए 7 कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने 7। अब 3 को हमें देखना है। यहाँ पर इस 30 की जगह क्या लिखेंगे? 2। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई एलोकेशन नहीं था। 30 की जगह हम क्या लिखेंगे? 30 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई एलोकेशन नहीं था। अब यहाँ एलोकेशन कितना बन गया? 2। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इस 8 को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, 8 माइनस साइन लगा तो 8 मॉडिफाई होकर कितना हो जाएगा? 6। हमने वो लिख दिया। अब यहाँ 60 है, 60 ये माइनस साइन 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कोई एलोकेशन नहीं रखेगा, कुछ नहीं हम रखेंगे। ये 10 है, प्लस का साइन, इसका मतलब यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12। तो देखिए 6 ही एलोकेशन रहे, लेकिन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब यहाँ के शिफ्ट हो जाने से आपका पर यूनिट 18 रुपये बचा। अब हम यहाँ फिर चेक करेंगे क्या और संभावना है कि नहीं इस क्वेश्चन में, क्या और चीज़ें मतलब मॉडिफाई हो सकती हैं कि नहीं। तो उसके लिए इसका एक तरीका यही है कि हम इसमें फिर हम वी जे और यू आई वैल्यू निकाल लें। तो आप देखिए सबसे मैक्सिमम एलोकेशन किस में है, तो आप देखेंगे इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें। तो किसी भी ने आप चाहे इस कॉलम में जाइए, चाहे इस कॉलम में, चाहे इस रो में, चाहे इस रो में, चाहे किसी भी रो में जा सकते हो। तो हम यहाँ गए और हमने यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है? सी आई जे इज इक्वल टू वी जे, वो सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे।
देखिए आई पहले लिखा है इसलिए आई पहले लिख देते हैं, हालांकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, बट यू शुड मेंटेन। अब इसके पश्चात इसके बाद हमने ये ज़ीरो निकाल लिया। अब देखिए ज़ीरो 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 इधर ये 10 है। ऑक्युपाइड सेल की मदद से ही हम ये निकालते हैं। ऑक्युपाइड सेल की मदद से हमें प्राप्त होता है ये यू आई वी जे की वैल्यू। तो ये हमने जीरो रखा, यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 10 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये हमको अगर आप मान लीजिए और दूसरी जगह कहीं जीरो रखते हैं तो आपको दूसरी जगह वो वैल्यू प्राप्त होगी। वो मैटर नहीं करता है कि ये वैल्यू क्या और कैसे प्राप्त हो रही है। ठीक है, कोई दूसरी जगह जीरो लेता तो उसको अलग वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने 10 यहाँ निकाल दिया। अब इस 10 और 20 ये देखिए यहाँ पर कोलैप्स हो रहा है। 20 ये हो जाएगा यहाँ पर 10। अब इस 10 ये 8 है, 8 इज इक्वल टू 10 ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर इस 2 की मदद से इस ये देखिए जीरो और इसको निकाल सकते हैं। ये है 19 और ये है 0, तो ये आपको हो जाएगा 19। ठीक है, फिर ये कौन सा बचा है, ये वाला सेल, ये और ये। तो देखिए ये 7 है, यहाँ पर कोई वैल्यू अभी मिली नहीं हमें, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, हाँ यहाँ से निकालेंगे। देखिए -2 ये है, ये 30 है। देखिए 30 -2, ये -2 हमने, ठीक है 30 -2, जब ये 30 -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा 28। और इस 28 से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, 40 - 28, तो ये आ जाएगा आपका 20 30 12 12। तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। आपने ध्यान दीजिए कैसे आपने निकाला, 10 ये, फिर इसकी मदद से 19, फिर 10 इसकी मदद से 10 हो गया, फिर इस 10 और 8 की मदद से ये आया, फिर इस 32 की मदद से 28। ये 3-4 बार आप बच्चों करेंगे तब आपको समझ में, यकीन जानिए ये आसान है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब आप इसे आसानी से कर। तो हमने ये सी आई जे निकाल लिया, सी आई जे इजकल टू यू आई प्लस वी जे कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन हमारा ये है, क्या अब हम फिर चेक करेंगे, फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे और देखेंगे क्या हमारे हर सेल के लिए जो वैल्यू है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है, सेम मतलब अगर वो सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो वैल्यूज पॉजिटिव नहीं हैं तो इन दैट केस हमें ये प्रोसीजर फिर से अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, एक बार फिर से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो फार्मूला आप जानते हैं क्या है, फार्मूला होता है डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो अब आप सबसे पहले रो के हिसाब चलते हैं, तो सबसे पहला हमें मिल जाता है डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डी, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। अब इसके लिए सी आई जे है 30 यहाँ लिख देंगे, हम एक बार आपको लिख के दिखा रहे हैं, -2 और 0, -2 + 0, तो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अब यहाँ आते हैं D13, ये 50 है, 50 - 50 20 + 50 - 12 + 0, ये घट जाएगा 10 40, फिर 2 का टाइम 38, ये 38 आ गया आपका। देखिए 38 ही आना चाहिए, 40, हाँ 38। फिर आगे बढ़ते हैं डी, ये 2 हो गए, इसको निकालना नहीं है, 70 हमने देखा। डी सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, ये है 70 - 19 और 28, 19 + 28, 19 + 28, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब एक सेकंड,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। चलिए 70 और ये 17 4 47 आएगा। देखिए नीचे जोड़ लीजिए 47 और ये 3 और ये 6 4 दैट बिकम 23। तो ये भी 23 आ गया। फिर आगे देखते हैं, ये हो गया सेल, इसमें ये बचा तो ये लिखेंगे D2 4 ये 60 है, 60 लिख देंगे, माइनस का साइन 10 और 28, 10 प्लस 28 ये हो गया 38। तो 60 माइनस 38 तो 30, 2 ये आया, 5 2 22 22। समझ रहे होंगे बच्चों। फिर D24 हो गया, D सेकेंड रो 4th कॉलम। अभी ये बचा हुआ हमारा ये और ये, इसको निकाले तो D31 थर्ड रो 1st कॉलम। तो लिखेंगे 40 माइनस 19 और प्लस 10, 40 माइनस 29, 30 ये हो जाएगा 11। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 11, 40 माइनस 11। और फिर एक लास्ट वैल्यू आपकी बची है, वो भी देख लेते हैं, और वो 40 और ये 70। तो ये थर्ड रो D33। तो D33 के लिए 70 वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, माइनस 12 और 10, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 मीन्स 70, ये 22 हो गया। और इसे हम हल कर लेंगे, 20 है 50 आ जाएगा, फिर 2 घटा देंगे 48। या तो आप देखिए यहाँ पर ऑल DIJ वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कंक्लूड निकाला दैट द रिवाइज सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल। इस चीज को समझने के बाद हम इस बात को क्लियरली कर पाएंगे। देखिए कोई भी DIJ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू आपकी माइनस में नहीं आई है, तो यहाँ पर अब आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये होगा, सिंस ऑल DIJ value is positive, we conclude that solution is optimum. Solution is optimum या optimum। तो अब हम रिवाइज्ड सोल्यूशन देख लें। अब हम यहां क्या देखेंगे? रिवाइज्ड सोल्यूशन या कह सकते हो फाइनल सोल्यूशन। तो देखिए फाइनल सोल्यूशन अब बच्चों कैसे निकलेगा? अब आपका जो नया एलोकेशन है वो ये आ गया है। तो लिखेंगे मॉडिफाइड कॉस्ट इज इक्वल टू 19 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 12। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही पुरानी चीज़ें प्राप्त होंगी। देखिए 95 360 28 48 20 और प्लस 240। तो इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज मिली। और जब हम इन्हें एडअप करेंगे, when we add all these things we conclude our final। इसको सिंपली ऐड करने पर हमें देखिए प्राप्त होगा 7 95 20
60, 280 प्लस 48 प्लस 240 आएगा 743। आपको याद होगा सबसे पहले जो इसकी कॉस्ट निकली थी वो थी 779। अब आप देखिए हमने 2 यूनिट एलोकेट किया, हमने देखिए यहाँ पर 2 यूनिट इस सेगमेंट को एलोकेट किया, तो 1 यूनिट को करने से कितना आता है 18, 2 यूनिट को करने से 36। तो देखिए इसमें 36 ही सब्ट्रैक्ट हो गया है। 77 जो आपका 779 है, इससे 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 743 आ जाता। तो इस तरह से हम अपनी शेल को मॉडिफाई करते हैं, अपने जो एलोकेशन हमने किया है उसको और करेक्ट कर लेते हैं और ऑप्टिमम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। इसमें हमने वोंगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से पहले बताया, फिर हमने नॉन डीजनरेसी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कराया, फिर हमने ये लूप के बारे में बताया। नॉन डीजनरेसी की प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि जितने भी m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस होने चाहिए। और इससे एक चीज़ और पता चल जाती है कि ऑल एलोकेशंस आर इन द पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उससे कोई भी लूप नहीं बन सकता है, मतलब कोई भी एक सर्किल टाइप का जनरेट नहीं हो सकता है। सर्किल या जिसे हम कह सकते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी जनरेट नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम ऑप्टिमलिटी को चेक करने के लिए हम CIJ इक्वल टू VI और प्लस VJ की वैल्यू निकालते हैं। VI और VJ की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखिए सबसे मैक्सिमम एलोकेशन किस जगह पर है। सबसे मैक्सिमम एलोकेशन जिधर होगा, जैसे इसमें था, तो वहीं पर हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख देंगे। और इनकी UI और VJ के लिए हमेशा याद रखिए, UI VJ निकालने के लिए आप हमेशा ऑक्युपाइड सेल की कॉस्ट लेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए अनऑक्युपाइड सेल की। देखिए आप सिंपल से अनअपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है हम वहीं तो देखेंगे जहां हमने एलोकेशन नहीं किया। तो अनअपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हम अनऑक्युपाइड सेल के लिए निकालते हैं, और UI VJ निकालने के लिए हम ऑक्युपाइड सेल की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो हमने उसकी मदद से ये UI VJ निकाल लिया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि अब हमें DIJ निकालना है। DIJ का हमने फॉर्मूला लिख दिया CIJ और UIJ। अब ये CIJ कौन सा, CIJ हमेशा अनऑक्युपाइड सेल होगा। और UI VJ तो आप जानते हैं UI VJ को कैसे लिखा जाता है। ये सारी वैल्यूज करते गए, फिर देखिए हमें वैल्यू कैसी मिली, निगेटिव। निगेटिव ने बता दिया कि अभी आपका ये जो है एलोकेशन ये प्रॉपर नहीं है, ये जो एलोकेशन है प्रॉपर नहीं है। देयर इज अ चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट। हाउ, वेयर वी शुड रिड्यूस कॉस्ट, दिस इज दिस सेल एंड दिस सेल इज D22। इसके लिए फिर से हमने एक मॉडिफाइड, इसमें हमने एक लूप प्रिपेयर किया, जहाँ से माइनस शुरू हुआ, जो माइनस था वहाँ से हमने प्लस साइन लगाया और हम आगे की ओर मूव करते गए। और जहाँ जहाँ एलोकेशंस हैं वहाँ से हम टर्न लेते हैं और घूम के उसी पॉइंट तक पहुँचेंगे। और ये 100% होगा कि आप टर्न लेके वहाँ तक आएंगे, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन ही आगे वो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो इन सब में जहाँ जहाँ लूप हमने क्रॉस किया, हम वहाँ ये देखेंगे सबसे मिनिमम एलोकेशन कितना है, तो वो है 2। मिनिमम कॉस्ट नहीं, कितना आपने यूनिट सप्लाई दी, वो है 2। फिर हमने इसमें ये देख लिया कि 2 तो है, तो क्रम से हम लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस 2 जहाँ माइनस होगा वहाँ घटा देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ ऐड कर। अब देखिए इस सेल में तो कोई एलोकेशन था नहीं, गौर से देखिए 30 में तो कोई एलोकेशन था नहीं, लेकिन अब यहाँ पर एलोकेशन आ गया। तो 30 से कितना, 30 में जब एलोकेशन आया तो मैंने देखिए यहाँ कितना लिख दिया 2। 40 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से टर्न नहीं लिया है। जब आप टर्न लेते हैं तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमने 7, लेकिन यहाँ पर -2 कर दिया तो 60 देके गायब हो गया। लेकिन इस 10 में 2 ऐड कर दिया, 12 हो गया। और ये 6 में 8 में 2 घटा दिया तो 6 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें घटाना और जोड़ना इसके विषय। अब ये जो हमने बना लिया, एक नया एलोकेशन प्रिपेयर कर लिया। अब ये एलोकेशन ऑप्टिमम है कि नहीं उसे हमें फिर चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने वही CIJ और UI की वैल्यू निकाली, UI और VJ की वैल्यू निकाली। और फिर हमने उसके लिए कॉस्ट को कैलकुलेट किया। इन सब के लिए हमने क्या निकाला, फिर DIJ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। और जब जो DIJ की वैल्यू आई, उस DIJ की वैल्यू से ही हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्योंकि अब कोई
अब कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्दर इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए इस सेल के लिए फिर हमने ये जो सेल था हमारा, इस सेल के लिए फिर हमने ये वैल्यू निकाली, कैलकुलेट की सभी सेल के लिए। तो जो वैल्यूज हमने निकाली, अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, वो कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है इसका मतलब ये ऑप्टिमम कंडीशन में आ गया। और अब ये एलोकेशंस हमने लिए, इन एलोकेशंस को सॉल्व करके फिर ये लैंग्वेज हमने लिखी यहाँ पर, ऑल dij वैल्यू इज पॉजिटिव सो वी कंक्लूड द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। रिवाइज सोल्यूशन सारा कैलकुलेट 743। और देखिए पहले कितना था 779, पहले देखिए था 779, अब कितना आया है 743। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 36 रुपीज़ सेव कर लिए गए। यही है आपका ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मोडी मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप कई बार 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 देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।